हाय गाइस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप आप सब लोग सही होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आई होप वो चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ आता है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेटा अगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात करूं और लीनियर इक्वेशन बताऊं आपको 3D में कैसी लाई करती है, तो किस फॉर्म में लाई करती है आपकी लीनियर इक्वेशन। हम बोलेंगे a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y प्लस c1 ऑफ z इज इक्वल टू यहाँ पे कोई कांस्टेंट लाई करेगा d1। ये क्या है आपकी, ये एक इक्वेशन है किसकी, आपकी यहाँ पे लीनियर सिस्टम की। ठीक है, अब ये आपका 1D शो करा, लेकिन अगर हम 3D की बात करें, देखो आपकी तीन यहाँ डायमेंशन है x, y और z। अगर तीन इक्वेशन यहाँ पे लूं वो क्या बनेगी, ये आपका एक ही प्लेन शो करा है यहाँ पे। अगर तीन प्लेन की बात करूंगा बेटा, वो क्या आएगा यहाँ से a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 ऑफ z इक्वल टू d2। ये आपका 2D बन गया। अब बनेगा a3 ऑफ x प्लस b3 ऑफ y प्लस c3 ऑफ z इज इक्वल टू बनेगा आपका यहाँ से d3, है ना। तो ये आपकी क्या बन गई बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये बन के आया आपकी 3D प्लेन में आपकी सेट ऑफ इक्वेशंस कैसी लाई करती है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, यहाँ पे सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये आपकी इस फॉर्म में यहाँ पे कैसे लाई करती है। हम यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे आपका होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम दो टर्म यहां पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये दो टाइप ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन आपकी यहाँ पे लाई करती है। हम बोलेंगे यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक होमोजीनियस होता है और एक होता है आपका यहाँ पे नॉन होमोजीनियस। ठीक है, सेकंड एक होती कंसिस्टेंट और एक होता है आपका यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। अब देखो बेटा, अगर यहाँ इस तीन इक्वेशंस की बात करूं, ये क्या है आपको यहाँ पे गिवन, ये आपको सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, वो एक कैसा सिस्टम है, आप बोलोगे 3D सिस्टम है। कैसा आपका यहाँ पे 3D सिस्टम है। देखो बेटा 2D सिस्टम आपका लाई कर सकता है, लेकिन 2D सिस्टम में क्या होगा आपका यहाँ पे a1x b1y a2x b2y और इक्वल टू d1 और d2। वो आपका सिस्टम क्या बनेगा यहाँ पे 2D सिस्टम। अब अगर ये 3D सिस्टम लाई करता है, मैं इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर यहाँ ब्रेक करना चाहूँ, कैसे बनेगी देखो। अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको ब्रेक करूँ तो बेटा यहाँ बन के आएगा आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ये क्या है, ये आपका अगर बात करूं इस जो आपकी तीन यहाँ पे मेरे पास क्या है इक्वेशंस हैं, इनको आपने इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ब्रेक करना है। हम कैसे करेंगे, यहाँ बन के आएगा आपका x स्मॉल y स्मॉल z इज इक्वल टू d1 d2 और d3। ये क्या बन गया आपकी यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आप यहाँ सॉल्व करो उसको, देखो क्या बनेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z a2x प्लस b2y प्लस c2z a3x प्लस b3y प्लस c3z। आपका आंसर यहाँ पे यही बन के आएगा, इक्वल टू d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3। ये आपकी यहाँ बनेगी इक्वेशन। अब इसको हम अगर नाम देते हैं यहाँ पे a, क्या नाम देते हैं यहाँ पे इसको a, इसको नाम देते हैं यहाँ पे x, इसको नाम देते हैं यहाँ पे बेटा आपका b। तीन मैट्रिक्स है, एक है a, एक x है, तीसरी का आपके यहाँ पे b। हम बोल सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू b। क्या बोलेंगे यहाँ पे, a मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू b। अब जब a इंटू एक्स इक्वल टू b है, तो बेटा यहाँ से आपकी जो हम बोले टाइप्स ऑफ हम बोल सकते हैं आपका यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन लाई करती है। कौन सी सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपकी, एक है होमोजीनियस और दूसरी की आपकी यहाँ पे नॉन होमोजीनियस। वो किस तरीके से आपकी यहाँ लाई करती है, हम बोले कि जब ax इज इक्वल टू b आया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जो आपका यहाँ पे क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वो दो तरीके से आपका यहाँ पे बन सकता है।
है ना। जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये आपका यहाँ पे दो तरीके से बन सकता है। वो कैसा बन सकता है आपका, यहाँ हम बोल सकते हैं एक है यहाँ पर कैसा, जब ए एक्स किसके बराबर होगा 0 के, जब ए एक्स किसके बराबर होगा 0 के, मतलब जो आपकी यहाँ पे d1 की वैल्यू है, d2 की वैल्यू है और जो d3 की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी आपकी यहाँ 0 के, किसके इक्वल होगी बेटा आपकी यहाँ पे 0 के। जब ए एक्स इक्वल टू 0 होगा मतलब इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0, ये बनेगी आपकी यहाँ इक्वेशन। अब जब a ऑफ x इक्वल टू 0 होगा इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे अनफोर्स्ड ऑसिलेशंस, अनफोर्स्ड ऑसिलेशंस, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इसको, अनफोर्स ऑसिलेशन, मतलब यहाँ पे आपकी फोर्स नहीं लगी हुई है, बोल सकते हैं विदाउट फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे विदाउट फोर्स ऑसिलेशन, विदाउट फोर्स ऑसिलेशन। सेकंड हम यहाँ इसको बोल सकते हैं आपकी जब इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये आपकी नेचुरल ऑसिलेशन है, जैसे आपकी यहाँ पे नेचुरल ऑसिलेशन है, ठीक है। उसके बाद इसका नाम है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कैसा नाम है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या नाम है इसका यहाँ पे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और अगर क्या है बेटा यहाँ से आपका ए एक्स किसके बराबर आता है b के, ए एक्स किसके बराबर आता है यहाँ से आपका b के, मतलब d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये आपका इक्वल टू 0 नहीं लाई करेगा तो हम यहां इसे बोल सकते हैं फोर्स ऑसिलेशन, क्या बोलेंगे यहां पे इसको बेटा, फोर्स ऑसिलेशन, क्या बोलेंगे इसके यहाँ पे, फोर्स ऑसिलेशन। अब ये नेचुरल तो नहीं है क्योंकि इस पे आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है, इसका नाम यहाँ पे हुआ फोर्स ऑसिलेशन। और साथ में इसको बोल सकते हैं यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब हम इस चीज को पढ़ना बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले कुछ और बेसिक पढ़ते हैं। मैंने बताया एक है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक है आपका यहाँ पे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में आपका यहाँ बेटा फर्क क्या है, देखो अगर बात करूँ यहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, दोनों कैसे आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही है टाइप्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की टाइप्स है ना। देखो बेटा 2 लेक्चर बचे हैं आपके यहाँ पे डिटर्मिनेंट के, ठीक है। लास्ट 2 लेक्चर बचे हैं जो आपका मैथ का पार्ट है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देन हम क्वेश्चंस करेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद बेटा स्टैट पे मूव करेंगे। मैं टॉपिक को बीच में छोड़ के नहीं स्टैट पे मूव कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत टाइम से मैथ्स पढ़ रहे हो, आप लोग स्टैट पे मूव करना चाहते हो, लेकिन बेटा 5 मार्क्स के लिए आपको शिद्दत तो करनी पड़ेगी, आपको हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। क्या पता बेटा एग्जाम में बोल रहे कि जब ए एक्स इक्वल टू 0 है वो किस तरह की ऑसिलेशन होती है, तो आप वहाँ पे आंसर क्या लगाओगे, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा। आप बोलोगे ऑसिलेशन है मतलब साइंस का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ये आपका यहाँ पे लाई करता है, कुछ कंसेप्ट है जो आपके मैथ के साइंस के साथ रिलेट होते हैं, ठीक है। ये इतना हाई लेवल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि इन केस ऑफ फोर्स ऑसिलेशन द वैल्यू ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, आपको ये चीज यहाँ पता होनी चाहिए। अब भी आपको यहाँ पे जो 3 पॉइंट बताऊंगा वो पॉइंट कभी आपने सुने नहीं होंगे, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जो नहीं है उन्होंने तो नहीं सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका बेटा 2 टाइप का लाई करता है, एक है कंसिस्टेंट और एक है इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और एक है यहां से आपका इनकंसिस्टेंट। तो बेटा जो आपके यहाँ पे 2 टाइप ऑफ सिस्टम है, एक कंसिस्टेंट और एक है इनकंसिस्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम। कंसिस्टेंट में आपकी 2 टाइप लाई करती है, एक आपने अब शायद नाम सुना होगा, ठीक है, आपने क्योंकि यही नाम सुने हुए हैं, आपने ये ऊपर वाली चीजें कुछ नहीं पढ़ी हुई है ना, आपने अब नाम याद सुना होगा। एक है यूनिक सॉल्यूशन, एक है आपकी यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, है ना। अब दिमाग में ऐसा होगा हाँ सर कुछ पढ़ा रहे हैं जो हमारे मतलब का है, पहले वाली चीज़ आपके मतलब की नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो चीज़ें भी आपके मतलब की है। पहला क्या आपके यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, और सेकंड है यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
मतलब जो 3D में आपके सेट ऑफ जो सिस्टम लाई करते हैं, ठीक है, जो आपके इक्वेशन के जो सिस्टम लाई करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लाई करते हैं, वो आपके दो तरह के हैं, एक है कंसिस्टेंट, एक है इनकंसिस्टेंट। आपने सिर्फ 5 टर्म पढ़ी है बेटा, आपने पढ़ा हुआ होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है, ठीक है, इसके स्पेलिंग यहाँ ठीक कर लेना, मैंने शायद गलत लिखी है कहीं पे, है ना। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ यहाँ पे कंसिस्टेंट क्या होती है, इनकंसिस्टेंट क्या होती है, और ax = b टर्म पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये चीज पढ़ना भी जरूरी है। और इनकंसिस्टेंट है जब आपका क्या आता है, नो सोल्यूशन, क्या था जब आपका यहाँ पे नो सोल्यूशन, है ना। ये चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी हैं। अब बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। बोला गया था कि अगर 3D प्लेन है, ठीक है, और वहां पे आपकी 3 इक्वेशंस है लीनियर सिस्टम की, ठीक है, 3 इक्वेशन क्या है आपके यहाँ पे लीनियर सिस्टम की, वो एक पॉइंट पे टच करते हैं। वो कहाँ पे टच करते हैं, एक पॉइंट पे। सपोज करो एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट क्या आया आपका यहाँ, ये यहाँ पे तीनों एक पॉइंट पे टच कर रही हैं। 3 इक्वेशंस है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, और तीनों कहाँ टच कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट पे। तो उनका सोल्यूशन क्या आएगा, एक ही आएगा। तो इसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, यूनिक सोल्यूशन। मतलब ये सभी क्या करेंगे, मीट एट ए पॉइंट, हम बोल सकते हैं एट ए पॉइंट। मतलब कैसा आपका बेटा यहाँ पे, ये है आपका यहाँ यूनिक सोल्यूशन। क्या आपका यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन। अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की बात करूं तो देखो, जो आपकी 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन है, 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन है, 2 इक्वेशन सपोज करो कैसे लाई करती है, दोनों पैरेलल में है, लेकिन पैरेलल कैसे है, टचिंग पैरेलल में है। ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है, सेकंड लाइन आपकी यहाँ पे इसके साथ टचिंग में है, सेकंड लाइन की आपकी यहाँ पे इसके साथ टचिंग में है। जब दूसरी लाइन बिल्कुल इसके साथ टच कर रही है तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट पॉइंट पे यहाँ पे टच करेगी, यहाँ पे आपकी इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेगी। जब इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेगी तो उसके सॉल्यूशंस कितना निकल के आएंगे, हम बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या निकलेगा आपका यहाँ पे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब बोल सकता हूँ एट ए पॉइंट, जब बोलता हूँ एट मैनी पॉइंट्स, क्या बोल सकता हूँ, एट मैनी पॉइंट। लेकिन नो सॉल्यूशन का मतलब है कि जो आपकी लाइंस हैं वो तीनों कैसी लाई करेंगी, पैरेलल लाई करेंगे। कैसे लाई करेंगे आपकी यहाँ पे, पैरेलल लाइन जो है वो कहाँ आती है, उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, या बोलते हैं यहाँ पे आपका नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनना, और ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंट में क्या आता है, यूनिक में सिंगल पॉइंट, इनफाइनाइट में मैनी पॉइंट, और नो सॉल्यूशन में क्या है आपकी बहुत सारी पैरेलल लाइंस लाई करती है, वो आपस में टच नहीं कर रही होती है। ये कुछ पॉइंट आपको बताना जरूरी समझे मैंने। अब बात आती है मेन, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना ax = b, ax = 0, ax = b आपकी टर्म यहाँ पे कैसे कैसे लाई करती है, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे, ठीक है। चलिए बेटा, अब यहाँ हम मूव करते हैं सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लेक्चर्स रह गए हैं, देन मैथ का पार्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही स्टार्ट कर पाएंगे। आप ये प्रॉब्लम मान के चलो कि थर्सडे तक, फ्राइडे तक आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा, उससे पहले आपका स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप यहाँ मान के चलो। अब क्या है कि आपका जो नॉन होमोजेनियस सोल्यूशन है, पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। हम बोलेंगे यहाँ पे क्या आपका टॉपिक, सोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए नॉन होमो, क्या आपका नॉन होमोजीनियस, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या आपका यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं एक रूल, उसे बोलते हैं क्रैमर्स रूल, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एक रूल, उसे बोलते हैं क्रैमर्स रूल। ये थ्योरी थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। देन हम क्वेश्चन पे आगे मूव करेंगे। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, क्रैमर्स रूल, ठीक है। अब जो क्रैमर रूल है वो क्या बोलता है, सपोज करो मैं यहाँ पे कोई 2D प्लेन लेता हूँ, मतलब यहाँ पे आपका Z प्लेन नहीं लाई करेगा, तो हम यहाँ पे दो आपकी इक्वेशन देते हैं। एक लेते हैं a1x + b1y = d1, a2x + v2y = d2, ये आपकी यहाँ पे लाई करेगी लाइन। अब जब ये टर्म आपकी बेटा यहाँ पे लाई कर रही है, तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे ब्रेक करेंगे, हम मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ इसको ब्रेक कर सकते हैं, a1 a2 b1 b2, ये बनेगा आपका x और y की फॉर्म में। ये टर्म बनेगी आपके यहाँ से x और y, और यहाँ आएगा आपका d1 और d2 की फॉर्म। ये आपकी इक्वेशन बनी यहाँ पे,
है ना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे आपका यहाँ पे, डी। तो डी मैं यहाँ कैपिटल डी आपका लेके चल रहा हूँ। जो बेटा आपका यहाँ कैपिटल डी है वो क्या है, कैपिटल डी जो है वो इक्वल टू है आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 A2 और B2। क्या आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 और A2 और B2, ये क्या है आपका यहाँ पे कैपिटल डी। ये चीज़ आपको यहाँ समझ आई। सेकेंड हम यहाँ निकाल रहे हैं D1। सेकंड यहाँ क्या निकाल रहे हैं आपका यहाँ पे D1। इसका नाम तो आपका A है, इसका नाम है X और इसका नाम क्या आपका यहाँ पे B, क्योंकि A इंटू एक्स इसके को आता है आपका यहाँ पे B आता है। और हमने इस A को जब डिटर्मिनेंट निकाला तो A का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे नाम ले लिया उसका D, है ना। सेकंड हम यहाँ D1 जब बात कर रहे हैं, D1 का मतलब है जो फर्स्ट आपकी यहाँ पे कॉलम है उसको रिप्लेस करो D1 और D2 के साथ। जो फर्स्ट यहाँ पे आपका कॉलम है उसको रिप्लेस करो इसके साथ, तो क्या बनेगा आपका यहाँ D1 D2 और B1 और B2। ये क्या बना आपका यहाँ पे D1। क्या बना आपका यहाँ पे D1। अब सेकंड हम यहाँ निकालेंगे D2। सेकंड क्या निकालेंगे यहाँ पे D2। तो बेटा D2 यहाँ क्या बन के आएगा, D2 वाले केस में, D1 वाले केस में क्या हुआ, इसको रिप्लेस किया था इसके साथ, अब इसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ, तो बनेगा A1 A2 और B1 और B2, है ना। ये आपकी यहाँ पे बनी। देखो बेटा यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्योंकि ये आपकी कैसी इक्वेशन है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशन विद टू अननोन्स। कैसे आपके यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशन विद टू अननोन्स, मतलब यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, हम वो वैल्यूज फाइंड कैसे करेंगे, अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये चीज आता है। इतना पार्ट तो आपने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है हमारा, अगर यहाँ पे जो d है, जो आपका क्या है d, वो क्या आएगा नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आएगा आपका d नॉट इक्वल टू जीरो। जब आपका d नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन के यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है। क्या आपका यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, ये क्रैमर्स ने बताया था, ठीक है, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ। जब d क्या है यहाँ पे इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस सेट ऑफ सिस्टम का, जब बोलूँ यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यहाँ पे जो रूट निकल के आएंगे वो क्या आएंगे आपके यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन। कैसे आएंगे, यूनिक सोल्यूशन। सेकंड इससे बताया जो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, यहाँ पे जो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू आएगी d1 अपॉन d और जो y है उसकी वैल्यू आएगी आपके यहाँ पे d2 अपॉन d। क्या आएगी, d1 अपॉन डी और d2 अपॉन डी, ये x और y की वैल्यू आपके निकल के आएगी। सेकंड है, देखो ये आपका यहाँ पे d इक्वल टू d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू क्या आएगा जीरो। जब d इक्वल टू d1 इक्वल टू d2 क्या निकल के आएगा जीरो, हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन के हैं मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जब क्या है आपका d इक्वल टू जीरो है और d1 इक्वल टू d2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब क्या आपका यहाँ पे d इक्वल टू जीरो है और यहाँ d1 इज इक्वल टू d2 इज नॉट इक्वल टू जीरो है और ये क्या है d बराबर है जीरो के, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन के नो सोल्यूशन है। क्या बोल सकते हैं, दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ से समझ आई होगी। अब बेटा ये आपका बेसिक है, यहाँ का जितना भी हमने पढ़ा अभी तक ये बेसिक है आपका। जब हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपका इसका बेसिक है। इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, वहाँ पे आपको ये इंप्लीमेंट होकर समझ आएगा कि हमने एक्चुअल में यहाँ पे करना क्या था, है ना। अब देखो ये तो आपका यहाँ पे कैसा, आपकी टू लीनियर इक्वेशन विद टू अननोन्स है। जब आपकी थ्री लीनियर इक्वेशन विद थ्री अननोन्स वैल्यू आती है, हम कैसे निकालते हैं, देखो ये आपकी इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, थ्री लीनियर इक्वेशंस विद थ्री अननोन वैल्यूज, वो क्या है x, y और z, मतलब आपका 3D प्लेन है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो आपका 2D प्लेन था। जब आपका बेटा यहाँ 3D प्लेन की वैल्यू आती है, इसमें हम आपकी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एक मैट्रिक्स बनती है A1 B1 C1, A2 B2 और C2 और A3 B3 और C3, ये आपकी बनती है यहाँ से वैल्यू। ये वैल्यू बनती है आपकी बेटा x, y और z, और तीसरी यहाँ वैल्यू क्या निकल के आती है D1 D2 और D3, है ना। ये आपकी यहाँ पे मैट्रिक्स बन के आती है। ये क्या है, A इंटू एक्स इक्वल टू B, है ना। ये आपकी कैसे है, नॉन होमोजीनियस, तभी यहाँ पे जो इक्वल टू B आ रहा है, नहीं तो इक्वल टू क्या आता, जीरो आता। अब देखो बेटा यहाँ पे जब इतना आपका पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया, अब बात आती है किसकी, हम बोले हमें सबसे पहले देखना है यहाँ पे D क्या है। तो D आपका यहाँ पे क्या है,
D इज इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। ये क्या आपका यहाँ पे D की वैल्यू है। लेकिन अगर आपको यहाँ क्या निकालना है D1, क्या निकालना है D1, तो D1 के लिए आपको स्टेप याद है हमने लास्ट में क्या किया था, इसको यहाँ पे इस पे रिप्लेस पे डाल देना है। तो यहाँ बनेगा D1 D2 और D3, बाकी सभी क्या रहेगा आपका यहाँ पे सेम, और C1 C2 और C3 ये भी क्या रहेगा आपका यहाँ पे सेम। उसके बाद हमें निकालना है D2, तो D2 क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, सेकंड वाली हमने यहाँ पे कॉलम को रिप्लेस करना है किसके साथ, D1 D2 D3 के साथ। तो क्या बनेगा आपका यहाँ A1 A2 और A3, D1 D2 और D3, C1 C2 और C3, ये बन गया आपके यहाँ दो वैल्यू। अब बात आती है D3 की, तो D3 क्या है, थर्ड वाले कॉलम को हमने रिप्लेस करना है किसके साथ, D1 D2 और D3 के साथ, है ना। ये बनेगा B1 B2 B3 और ये बनेगा D1 D2 और D3। ये आपकी यहाँ टर्म बन के आएगी बेटा यहाँ पे सारी। अब बात आती है D1 और D2 और D3 आपका निकल गया। हमने अगर निकालना है यहाँ पे X, क्या निकालना है हमने यहाँ पे अगर X, तो X कैसे निकलेगा बेटा यहाँ पे D अपॉन D1, Y कैसे निकलेगा यहाँ पे D अपॉन D2 और Z निकलेगा आपका यहाँ पे D अपॉन D3। ये हमें यहाँ पे जो आपकी बोल सकते हैं ये कैसी है आपकी 3 लीनियर इक्वेशन विद 3 अननोन्स। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू इस फॉर्म में निकलेगी, है ना। अब देखो जब x y और z निकल गया, उसके बाद हमने देखना है कि इस इक्वेशन के आपके जो सॉल्यूशंस है वो कैसे आएंगे। सबसे पहली बात अगर क्या है यहाँ पे फिर से, अगर d इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है आपका यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, है ना। अगर d क्या है आपका यहाँ पे इक्वल टू 0 है ना, और d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 वो भी क्या है इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं कैसे आपके यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और थर्ड है आपका यहाँ पे जब d इक्वल टू d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इज इक्वल टू, जब बोलो इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जो आपका d है वो क्या होगा इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आपका नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे आपका यहाँ पे नो सोल्यूशन। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है D1 D2 D3 निकल गया, x y z आपका फाइंड हो जाएगा और ये आपको यहाँ पे बताएगा कि आपका जो सिस्टम है वो किस टाइप का आपका सिस्टम है। ये दो आपके आंसर आएंगे तो कंसिस्टेंट है, ये आंसर आएगा तो आपका क्या है इनकंसिस्टेंट आपका सिस्टम है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका हुआ हमारे पास किसके लिए, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए आपका जो क्रैमर्स रूल था वो इस तरीके से अप्लाई करता है। अब हम जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखेंगे बेस्ड ऑन क्रैमर्स रूल पे फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको क्वेश्चन फर्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये क्वेश्चन तो आपको सिंपली सॉल्व करना तो आता है, लेकिन हम यहाँ सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल थे, क्योंकि जब आपका 3 इक्वेशंस आएंगी, जब आपकी क्या आएंगी 3 लीनियर इक्वेशन आएंगी, उसको आपने सॉल्व कैसा करना है पहले आपको यहाँ बेसिक इसका समझना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या है, अगर मैं इसको ax और b की फॉर्म में ब्रेक करूँ तो बेटा यहाँ पे ax और b क्या है, ये आपका है 2 3 -1 और 5, है ना। ये आपका a टर्म आया, x क्या है बेटा आपका यहाँ पे x और y इक्वल टू क्या बनेगा आपका यहाँ पे 17 और 6, ये बना आपका ax इक्वल टू बन के आपका यहाँ पे b, है ना। अब जब ये टर्म आपकी बन के आएगी तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y। उससे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे d निकाल के। तो बेटा d कैसे निकलता है, d निकलता है इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है a1 b1 a2 और b2 फॉर 2 लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 अननोन्स। ठीक है, ये आपका लाई करता है। तो यहाँ क्या बनेगा आपका 2 -1 3 और 5। सॉल्व करो, यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर बेटा यहाँ निकल के आता है 10 माइनस आपका बनेगा 13, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 13, ये आपका d निकल के आया। इसके बाद फाइंड करना है यहाँ पे d1, क्या फाइंड करना है यहाँ पे d1 क्या बनेगा, जो सेकंड आपकी यहाँ पे कॉलम है उसको रिप्लेस करना है 17/6 से, तो 17 आपका यहाँ पे दूसरा आएगा 6, ये बनेगा -1 और 5। नहीं ध्यान में है तो पीछे कॉपी देखो, हमने क्या किया था, हमने d1 d2 और b1 b2 यहाँ पे लिखा था, है ना। देखो बेटा यहाँ क्या बन के आएगा आपका ये 17 × 5 180 माइनस उसका आधा बना आपका 85 और +6 बनेगा आपका यहाँ पे 91, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 91, ये बना। अब दूसरा हमने फाइंड करना है यहाँ पे d2,
क्या फाइंड करना आपका यहाँ पे D2। तो बेटा D2 यहाँ पे क्या बन के आएगा, D2 बनेगा, पहली वाले आपको कॉलम तो सेम रहेगा लेकिन सेकंड वाला कॉलम इससे रिप्लेस होगा, मतलब 17 और 6 से ये बनेगा। तो 2 इंटू 6 बनेगा आपका यहाँ 12 माइनस 3 इंटू 17 ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 51 इक्वल टू माइनस ऑफ 39। ये आपका बन के आएगी वैल्यू 39, ये बनेगी 91, ये बनेगा आपका यहाँ पे 13। हमें फाइंड करना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ x। तो हमें एक चीज़ पता है बेटा, जो x है वो किसके बराबर है, d1 अपॉन डी के, है ना। तो x क्या बनेगा आपका, d1 कितना है यहाँ पे, आप बोलोगे 91 अपॉन 13 विच इज इक्वल टू 7, विच इज इक्वल टू 7, मतलब आपका आंसर पहला और फोर्थ ऑप्शन में से कोई आएगा। दूसरी वैल्यू है y विच इज इक्वल टू d2 अपॉन डी। d2 कितना है, माइनस 39, माइनस ऑफ 39 अपॉन d है 13, आंसर आएगा माइनस ऑफ 3। तो आंसर बन के आएगा बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन 7 और -3। अब यहाँ अगर बोलते हैं ये कैसा सोल्यूशन है वो फाइंड करना है, तो हमें निकाल लेते हैं उसको भी यहाँ पे बेटा। तो d अगर नॉट इक्वल टू 0, d क्या है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, आपका d तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आया ना, तो इसको बोल सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या है आपका यूनिक सोल्यूशन। क्या आपका यहाँ पे इसका आंसर आपका यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि d क्या है आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, इसका आंसर बन के आएगा यूनिक सोल्यूशन, है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका 3 वेरिएबल के लिए या 3 आपके अननोन के लिए। गाइस यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया चेक वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट, जो आपका सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अब देखो कंसिस्टेंट है कि नहीं है ये फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा d, उसके बाद d1 d2 और d3। अगर ये तीनों की जो आपकी जो चारों की वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं है ना। देखो अगर क्या है आपका सबसे पहले अगर d क्या है नॉट इक्वल टू 0, क्या है आपका यहाँ पे d नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब सिस्टम कैसा है आपका यहाँ पे, आप बोलोगे यूनिक सोल्यूशन। कैसा आपका यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन। और अगर क्या हुआ यहाँ पे जो सिस्टम है d वो इक्वल टू 0 आया और d1 d2 और d3 ये तीनों भी क्या है 0 के बराबर, है ना। d1 भी 0 है, d2 भी 0 है, d3 भी क्या है 0, तो यहाँ सिस्टम कैसा आएगा आपका मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और अगर d इक्वल टू 0 आया और d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा नो सोल्यूशन, है ना। ये d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0 है, इसको मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ इसको x बाई a इंटू एक्स इंटू बी की फॉर्म में ब्रेक करो, तो a क्या है बेटा आपका यहाँ पे 1 1 और 1 1 2 और 3 1 3 और 5, ये बनेगा यहाँ से आपका x y और z, है ना। ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे 1 4 और 7, ये आपका बन के आएगा यहाँ से। अब देखो जब ये टर्म बन के आई हमें यहाँ सबसे पहले निकालना है आपका d। क्या निकालना है बेटा यहाँ से आपका d, तो d इसके बराबर होगा, तो d क्या निकलेगा यहाँ से आपका, अगर आप d निकालना चाहो, d है आपका यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 2 3 और 1 3 और 5। निकालो इसकी यहाँ वैल्यू कितनी आती है। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें यहाँ बेटा तो कितना आएगा 1 इंटू 2 3 3 5 माइनस 1 1 1 3 5 प्लस 1, और ये बनेगा आपका यहाँ पे 1 2 और 1 3, ये वैल्यू बनेगी बेटा आपकी यहाँ सारी। अब जब ये वैल्यू बन गई यहाँ फाइंड करो, देखो क्या बनेगा आपका 1 इंटू 10 माइनस 9 बनेगा आपका यहाँ पे 1, है ना, माइनस ये बनेगा 5 माइनस 3 बनेगा आपका यहाँ पे 2, ये बनेगा 3 माइनस 2, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे 1, क्या बनेगा आपका यहाँ पे 1। सॉल्व करो, ये कितना बन के आ गया आपका यहाँ पे 0, कितना बना आपका यहाँ पे 0। तो मतलब यूनिक सोल्यूशन तो आपके नहीं आने वाले हैं, आपका यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे नहीं आएगा। अब उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे d1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे d1 की वैल्यू। अगर d1 की यहाँ वैल्यू फाइंड करें तो बेटा d1 यहाँ पे क्या बनेगा, d1 बनेगा अगर मैं इसको किससे कवर करूँ, इसके साथ, मतलब इसको रिप्लेस करूँ इसके साथ, तो आपका बन के आएगा यहाँ पे d1, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका 1 4 7 1 2 3 1 3 और 5, ये बनेगा आपका यहाँ पे d की वैल्यू। इसकी वैल्यू आएगी आपके यहाँ पे d की वैल्यू। अब फाइंड करो बेटा 1 अगर यहाँ पे है 2 3 3 5 माइनस 1, उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ से इसका आंसर, ये बनेगा 4 7 3 5 प्लस 1, देन आपका नेक्स्ट यहाँ से क्या आएगा 4 7 2 और 3, ये वैल्यू बन गई आपकी यहाँ d1 की। तो d1 यहाँ फाइंड करो, d1 अगर आप यहाँ फाइंड करोगे बनेगा 10 माइनस ऑफ 9 बनेगा आपका 1, है ना, माइनस उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ से 1, ये बनेगा आपका 20 माइनस ऑफ 21, आपका आंसर आएगा यहाँ से माइनस ऑफ
1, 20 माइनस 21 कितना आएगा, माइनस ऑफ 1। ये बनेगा आपका यहाँ पे कितना, 12 माइनस ऑफ, कहीं कोई प्लस साइन तो नहीं आपका, माइनस साइन, कोई नहीं साइन आपका यहाँ पे देखो, ये बनेगा 20 माइनस ऑफ 21, आपका आंसर आएगा यहाँ से -1। तीसरा आपका यहाँ पे है, ये कितना है, 4 से 12 माइनस ऑफ 14, 12 माइनस ऑफ, सॉरी आपका +1 आएगा यहाँ से ना, क्योंकि आप 20 में से 21 माइनस करोगे, -1 और -1 बन जाएगा आपका +1। देन 12 माइनस ऑफ 14 आपका यहाँ बनेगा -2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये आपका बन के आया यहाँ पे 0। कितना बन के आपका यहाँ पे 0। वैसे ही आपने यहाँ पे फाइंड करना है D2 और फाइंड करना है क्या आपने, D3, ठीक है। जब आप D2 और D3 फाइंड करोगे, अगर ये दोनों भी आपके 0 आएंगे तो इसका आंसर आएगा आपका कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट विद मैनी सोल्यूशन। क्या आंसर आएगा, कंसिस्टेंट विद मैनी सोल्यूशन, आपका यहाँ पे इसका आंसर निकल के आने वाला है, जो क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। अब देखो ये आपका हुआ यहाँ पे किसके लिए, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। यहाँ मूव करते हैं आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए, अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले दिमाग में याद क्या आएगा, जो आपका a ऑफ x है वो इक्वल टू क्या आता है, 0। जो आपका a ऑफ x है वो इक्वल टू क्या आता है, 0। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो आपकी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है आपका यहाँ पे, कंसिस्टेंट। उसका आंसर आपका वो उसका आंसर 2 ही फॉर्म में निकल के आएंगे। एक आंसर निकलेगा यहाँ पे क्या, विद यूनिक सोल्यूशन, और एक निकलेगा विद मैनी सोल्यूशन। क्या निकलेगा, विद यूनिक सोल्यूशन, है ना, और एक निकलेगा यहाँ से आपका मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बोलो चाहे मैनी सोल्यूशंस बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इसको याद रखो, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्या रखना है यहाँ पे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अगर क्या है, जो ए का डिटर्मिनेंट है वो आता है नॉट इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा आपका यहाँ सोल्यूशन, कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन। और अगर आप यहाँ पे जो ए का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू क्या आता है, 0, तो सिस्टम कैसा होगा आपका यहाँ पे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 क्या बोल सकता हूँ, डी इक्वल टू 0, और यहाँ बोल सकता हूँ डी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ बोलूँगा डी इक्वल टू 0। तो आपने सिर्फ इतनी ही पॉइंट याद रखने हैं, किसके लिए, आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए, ठीक है। अगर ax इक्वल टू 0 है, ये क्या है आपके यहाँ पे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और हमेशा कैसा होता है आपका ये, कंसिस्टेंट। कैसा आपका यहाँ पे, कंसिस्टेंट। ये कभी भी आपका इनकंसिस्टेंट लाई नहीं करता है, हमेशा कैसा होगा आपका यहाँ पे, कंसिस्टेंट होगा। और इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन देगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देगा। अगर यूनिक सोल्यूशन देगा तो उसके लिए ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, इक्वल टू 0। आई होप आपको ए तो अभी तक पता चल गया होगा होता क्या है, जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 है, ये आपका क्या है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0, और उसको हम अभी तक नाम दे रहे थे डी का। तो डी नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 0, तो आपका बनेगा यूनिक सोल्यूशन। और अगर डी आपका इक्वल टू क्या आएगा, 0, तो आपका बनेगा यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ यहाँ समझ आ गई होगी कि आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है और आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक सिंपल सी एक पूरा एक डायग्राम सा बना देता हूँ, जिससे आपको ये पॉइंट दिमाग में क्लियर है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके लाई कैसे करते हैं। देखिए बेटा, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, वो कैसे हैं आपके बेटा, 2 तरह के। कैसे यहाँ से आपके 2 तरह के, एक है आपका होमोजीनियस और एक है आपका यहाँ पे नॉन होमोजीनियस। एक ऐसा आपका यहाँ पे होमोजीनियस होमोजीनियस और एक है आपका यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इतनी बात समझ आई। अब जब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें आपकी क्या लाई करती है, जो a ऑफ x है वो किसके बराबर होता है, 0 के। और इसमें क्या है, जो a ऑफ x नहीं सॉरी a इंटू एक्स है वो किसके इक्वल आपका यहाँ पे b के। a इंटू एक्स किसके इक्वल आपका यहाँ पे b के, है ना, ये पढ़ा था हमने यहाँ पे। इसका मतलब जो a है वो क्या लाई करता है,
वो आपकी एक मैट्रिक्स लाई करती है, x का लाई करता है आपका यहाँ पे स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z इज इक्वल टू क्या लाई करता है आपकी मैट्रिक्स 0 0 और 0, यही लाई करती है आपकी यहाँ टर्म, है ना। और ये टर्म बीच में क्या आएगी आपकी, हम यहाँ बोलेंगे a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 और c3, यही टर्म आती है यहाँ पे, है ना। यही आपकी बन के आती है ना टर्म जो आपकी 3D सिस्टम लाई करता है, जो आपका 3D प्लेन लाई करता है, ठीक है, जो आपकी क्या लाई करती है यहाँ पे 3 इक्वेशन विद 3 अननोन्स, विद 3 अननोन्स, हमने यही टर्म पढ़ी थी, है ना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अगर ax इक्वल टू 0 है तो ये हमेशा कैसे देता है आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट सोल्यूशन, कैसा था आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट ही इसका आंसर आता है। तो कंसिस्टेंट दो फॉर्म में लाई करता है, एक में क्या होगा जो ए डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, एक क्या होगा ए डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका यहाँ पे इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, और अगर इक्वल टू 0 आएगा आपका यहाँ पे आंसर आएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और इसके लिए हम क्या निकालते हैं, क्रैमर्स रूल, क्या निकालते हैं, क्रैमर्स रूल से इसको निकालते हैं। तो क्रैमर रूल क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, अगर क्या है आपका इसकी दो आपकी लाई करती है, जो 3 बोल सकते हैं, इसका 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन लाई करती है। फर्स्ट क्या है, अगर जो आपका डी है नॉट इक्वल टू 0 तो बनेगा आपका यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। दूसरा अगर डी क्या है इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 और डी के साथ क्या है d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, वो भी क्या है इक्वल टू 0। अगर सभी बराबर है 0 के तो यह है आपका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और थर्ड है अगर आपका यहाँ पे d है इक्वल टू 0 लेकिन जो आपका d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इज नॉट इक्वल टू 0 तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे नो सोल्यूशन। ये थोड़ा आपका लाइट हो गया है, ठीक है, आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा जो मैंने आपको बोला है साथ साथ में नोट करते रहो। तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा। अब लास्ट क्लास बची है आपकी मैथ्स के पार्ट की, उसमें निकालने वाले हैं हम रैंक कैसे निकालते हैं यहाँ पे आपका इक्वेशंस का, ठीक है। तो उसके बाद हम आपका यहाँ पे टॉपिक खत्म करेंगे, जब आपका रैंक कैसे निकालते हैं हम किसी मैट्रिक्स का, तो देन आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैथमेटिक्स का। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मैथ्स पे, आपके जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं उनके कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे, देन मूव करेंगे आपका स्टैट के पार्ट पे। आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आई होगी। थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा टफ था, लेकिन इतना ज़्यादा आपके लिए ऐसा नहीं लेवल का था कि आपको समझ नहीं आए, समझ आई सब। आई होप आप सबको समझ आराम से आए। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।